हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आप लोग के बीच क्लास टेंथ के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर है आपके बीच जैव प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है दोस्तों, जैव प्रक्रम और पोषण ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फ्यूचर में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, ये सारे दृष्टिकोण से ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे बोर्ड में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, करीबन 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से देखा जा सकता है। तो आइए हम एक एक करके समझेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला जो आपको जो है टॉपिक दिया गया है जैव प्रक्रम, और इसी से संबंधित एक टॉपिक आपके सामने आ रहा है पोषण। तो चलिए आज के क्लास में हम समझेंगे दोस्तों कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम जो कि चैप्टर है, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन के लिए भी आपको जो है कि आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शब्द आया जैव, अब दूसरा शब्द है प्रक्रम, 2 शब्द से मिलकर ये बना है जैव प्रक्रम। जैव का अर्थ होता है जीव जंतु, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, यानी कि क्रिया, यानी कि जीव जंतु द्वारा होने वाली तमाम क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाएगी। यानी कि हम इसको अगर डिफाइन करते हैं अपने शब्दों के जाल में, इसको पिरोने का काम करें, यानी कि इसका डिफिनीशन निकालने का काम करेंगे, तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं बच्चों कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण या जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है, जीवों का संरक्षण सुरक्षित रहता है, जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि उस क्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि यदि मान लीजिए कि कोई जीव है, वो अगर भोजन न करे, भोजन करने की क्रिया न हो, तो वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता। शोषण की क्रिया न हो तो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है? नहीं रख सकता। अरे भाई, आप अभी भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये पढ़ाई कर रहे हो ना, ये भी आपके जीवन को, यानी कि फ्यूचर को आप सुरक्षित रखने के लिए पढ़ रहे हो। ये भी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं वे तमाम क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है, जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण सुरक्षित रहता है, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और जैव प्रक्रम की क्रिया में अगर खुद को सुरक्षित रखने के लिए यदि सबसे पहले कोई क्रिया होनी चाहिए, तो वो क्रिया क्या होनी चाहिए? तो वो क्रिया होनी चाहिए पोषण। यदि आप भोजन, सारी क्रियाएं तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस सबों में सबसे ज़्यादा यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है पोषण। यानी कि हमने आपको बोला कि इससे संबंधित आपका जो इस चैप्टर में जो टॉपिक है पोषण, इस पोषण को समझेंगे, है कि नहीं, न्यूट्रिशन को समझेंगे दोस्तों। तो ये पोषण आखिर क्या है? तो देखिए, हम लोग जो भोजन, खाद्य पदार्थों को जो ग्रहण करते हैं, वे सारे पदार्थ जिसको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। पोषण को समझाने से पहले हम इसका बेसिक नॉलेज आपको क्लियर करते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों कि जैसे कि पोषण से समझने से पहले आप समझेंगे कि खाद्य पदार्थ क्या है। ओके, हम आपको बताना चाहेंगे खाद्य पदार्थ क्या है। ठीक है, ओके। तो खाद्य पदार्थ यानी कि खाद्य मतलब क्या? खाना। अपनी भाषा में हम बात करें अगर इसकी, तो खाद्य मतलब क्या हो जाएगा? खाद्य यानी कि खाना, और खाने वाला पदार्थ। खाद्य पदार्थ का अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होगा? खाने वाला पदार्थ। यानी कि वे सारे पदार्थ, वे जितने भी पदार्थ हैं जिसको भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, वे कहलाएंगे खाद्य पदार्थ। वे सारे पदार्थ, वे सभी पदार्थ जिसको भोजन के रूप में, वे सभी पदार्थ जिसको भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, उसे कहते हैं खाद्य पदार्थ। अब बाबू, खाद्य पदार्थ तो आप समझ गए, लेकिन खाद्य पदार्थ में तो दो तरह के पदार्थ होंगे। एक ऐसा भी खाद्य पदार्थ होगा, एक ऐसा भोजन होगा जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण तो कर सकते हैं, भोजन के रूप में जिसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे पेट भरेगा, पर पोषक तत्व जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा।
मतलब सर, मतलब ये कि हम भोजन किए, भोजन ग्रहण किए, अब भोजन ग्रहण करके और हम अपने पेट को भर लिए भाई, कि वहाँ भूख लगा हुआ था, चलो भोजन ग्रहण करते हैं और उससे जो है कि हम पेट भर लेते हैं। बात समझे? तो ये तो हो गया कि ये खाद्य पदार्थ, ये भी खाद्य पदार्थ कहलाएगा। भोजन ग्रहण करके पेट भर लिए तो भी खाद्य पदार्थ। लेकिन दो तरह के भोजन होंगे, एक क्या भोजन ग्रहण करके पेट भरना, पर वो आपके शरीर के में जो पोषक तत्व जो देनी चाहिए उसको, चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो, कैल्शियम के रूप में हो, विटामिन के रूप में हो, मिनरल्स के रूप में हो, जो पोषक तत्व आपको मिलना चाहिए वो पोषक तत्व न हो, ऐसे खाद्य पदार्थों को मेरे बच्चों कहते हैं रुक्षांश। ऐसे खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? रुक्षांश। ओके, मैंने बोला क्या कि ऐसा भोजन, वैसा खाद्य पदार्थ जिससे पेट भरा जा सकता हो, किंतु जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, ऐसे भोजन को, ऐसे खाद्य पदार्थों को रुक्षांश कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं, याद रखिएगा। परंतु दोस्तों, एक ऐसा भी खाद्य पदार्थ है जिसको ग्रहण करके हम पेट भी भर लेते हैं और हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया एनर्जी मिलता है। क्यों, कैसे नया एनर्जी मिलता है मेरे बच्चों? क्योंकि उस खाद्य पदार्थ में ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए हमने ऐसे खाद्य पदार्थों को पोषण कहा जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों? पोषण। यानी कि हम आपको इस चैप्टर को जरा बेसिक से लिए हैं मेरे बच्चों। हमने इस चैप्टर को आपको बेसिक से समझाने का कोशिश किया है। मैं सीधा डायरेक्ट पोषण पे नहीं आया हूँ। पोषण से पहले मैंने आपको बताया कि देखिए, हम जो भी पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वे सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं खाद्य पदार्थ। क्या कहलाते हैं? खाद्य पदार्थ। किंतु खाद्य पदार्थ में दो तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। एक खाद्य पदार्थ जिसको रुक्षांश कहा जाता है और दूसरा खाद्य पदार्थ जिसे पोषण कहते हैं। तो रुक्षांश किसे कहते हैं बच्चों? तो रुक्षांश हम कहते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों को, रुक्षांश ऐसे खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जिससे पेट भरा जा सकता है, किंतु जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थों को रुक्षांश कहते हैं। जैसे मूढ़ी, जैसे चूड़ा, जैसे आप दे देते हैं पुआल मवेशियों को खाने के लिए कि खा लो, भूसा, सूखा हुआ भूसा है, उसमें क्या पोषक पदार्थ रहेंगे भाई, उसको आप पानी मिलाकर दे देते हैं। तो ऐसा ये पुआल, ये भूसा, ये चूड़ा, ये मूढ़ी, ये क्या है? खाद्य पदार्थ तो है, इससे पेट भरे जा सकते हैं, किंतु इससे जो ऊर्जा मिलनी चाहिए शरीर को, उतनी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है। ऐसे भोजन रुक्षांश कहलाएंगे। लेकिन सर, पोषण किसको कहेंगे? भाई क्वेश्चन तो बनता है ना कि पोषण क्या है? तो वे खाद्य पदार्थ, ऐसा भोजन या ऐसा खाद्य पदार्थ जिससे ऊर्जा युक्त पोषक तत्व की मात्रा जिसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, जिसमें ऊर्जा युक्त प्रचुर पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, ऐसे भोजन को, ऐसे खाद्य पदार्थों को बउआ पोषण कहते हैं। अब ये सर सवाल तो ये बहुत मज़ेदार है कि पोषण में ये तो समझ में आया कि जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाई जाएगी, ऐसा भोजन पोषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे सर एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे हम लोग के जो डेली रूटीन में हम लोग जो अपने घर का जो खाना खाते हैं ना, वो घर का खाना बाबू पोषण है। जैसे कि सुबह में आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें हम लोग की माँ क्या करती है, हम लोग को रोटी अधिकांश खिलाती है। रोटी में बहुत पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ सब्जियां जो होते हैं उसमें एक तरह की सब्जियां नहीं होती है, कई प्रकार के सब्जियों को डालकर मिला एक साथ जो है एक सब्जी बनाया जाता है। हमारे घर में जो हम लोग की माँ या बहन या हमारी भाभी जो भी है, हमारे फैमिली मेम्बर जो भोजन बनाते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन देखिएगा, प्रत्येक घर में जो दाल बनाया जाता है ना, वो दाल में एक वैरायटी का दाल उसमें नहीं डाला जाता।
उसमें कई प्रकार के दाल जो है कि आपस में मिला के 2-3 तरह के दाल को जो है कि आपस में मिलाकर एक साथ एक दाल बनाए जाते हैं। अब बताइए, दाल ऑलरेडी ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ है, उसमें भी क्या तो 2-3 तरह के दाल को आपस में मिला के एक दाल बनाए गए। यानी कि अगर कोई मूंग का दाल है, उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाई गई, उसी में मसूर का दाल मिला दिया गया। अब जो मूंग में नहीं रहेगा वो मसूर में रहेगा, जो मसूर में नहीं रहेगा वो मूंग में रहेगा, और दोनों के मिलने से जो पोषक तत्व बनेंगे वो काफ़ी अधिक मात्रा में तैयार होगा। और इस तरीके से हम लोग जो है कि सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, क्या कहते हैं, साग खाते हैं, या किसी भी तरह का जो है कि भोजन लंच में खाएं या डिनर में खाएं, उसमें क्या देखते हैं कि इस तरीके से जो है कि मिलाकर एक ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ के रूप में हमारे घर में जो है कि खिलाया जाता है हम सभी को। तो ये क्या है, ये रुचांश है या पोषण है। तो ऐसा भोजन पोषण कहलाएगा। ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, पोषण। यानी कि ऐसा खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ की मात्रा भरपूर पाई जाती हो, ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, ऐसे भोजन को बाबू रुचांश कहेंगे। और ये बाबू 2 तरह के होते हैं। यानी कि भोजन के प्रकार आप समझ गए, रुचांश और पोषण। जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, ऐसा भोजन रुचांश कहलाता है। और जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती हो, प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, ऐसा भोजन पोषण कहलाता है। अब आ जाइए, पोषण क्या है सर? पोषण तो समझ में आ गया, फल सब्जियां, अनाज, दालें। रुचांश भी समझ में आ रहा है, मूढ़ी, पुआल, भूसा इत्यादि। ये सब क्या है, आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझ में, आई होप कि आप लोग को क्लियर आ रहा होगा। अब मैं आपको पोषण बताकर मैं यहीं पर ब्रेक नहीं लूंगा, मैं आपको इसी के साथ में आपको आगे लेकर आता हूं कि भाई पोषण के भी प्रकार हैं। तो पोषण के बउआ 2 प्रकार है। पोषण के कितने प्रकार हैं बच्चों? 2 प्रकार हैं। ये आप पहले भी अपने 10th के बच्चों के लिए ही नहीं, 7 में भी आपको मैं बताऊं, 8 के बच्चों में भी, 6 के बच्चों में ये कॉमन वर्ड आप पढ़े होइएगा, स्वपोषण और परपोषण। नाम जरूर आप सुने होइएगा और पढ़े भी होइएगा, हो सकता है। अगर आपको इसमें कहीं डाउट होगा तो अभी क्लियर कर देता हूं। पोषण के 2 प्रकार हैं, एक का नाम है स्वपोषण और दूसरे का नाम है परपोषण। स्वपोषण नाम से ही इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। स्व, 2 शब्द इसमें भी ऐड किए हैं, एक स्व और दूसरा पोषण। यानी स्व मतलब स्वयं, स्वयं मतलब खुद। यानी कि वैसा भोजन या वैसा पोषक पदार्थ, वे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं, स्वयं यानी कि खुद करता हो, स्वयं यानी कि खुद करता हो, वे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं यानी कि खुद करता हो, उस क्रिया को यानी कि उस निर्माण करने की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तथा उस जीव को, जो जीव स्वयं भोजन का निर्माण कर रहा है, उस जीव को कहते हैं स्वपोषी। इसके एग्जाम्पल भी बड़े महत्वपूर्ण हैं बच्चों। जैसे हरे पेड़ पौधों को ले लीजिए, ये हरे पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, क्योंकि अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं कर लेता है। बैक्टीरिया है जो अपने में प्रकाश संश्लेषण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है ये स्वयं करता है ये। इसीलिए मैंने आपको बोला, वे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उस भोजन के निर्माण स्वयं करने की क्रिया कहलाती है स्वपोषण। और उस जीव को, जो जीव इस क्रिया को करता है, भोजन के निर्माण के स्वयं बनाने की जो क्रिया करता है, उस जीव को कहते हैं स्वपोषी। जैसे उस स्वपोषी में आ जाएगा हरे पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, है कि नहीं। अब मैं आपको लेकर आता हूं किस में? परपोषण में। मैंने आपको इसी के साथ में लेकर आ रहा हूं आपको परपोषण में। पर मतलब होता है पराया, मेरे बच्चों ध्यान देना। पर मतलब होता है पराया और पोषण मतलब होता है भोजन। यानी कि भोजन के लिए किसी पराये पर निर्भर होना, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना। यानी कि वे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। जैसे हम लोग निर्भर हैं भोजन के लिए किसी दूसरे पर, हम लोग निर्भर हैं किसान पर और किसान निर्भर है पौधे पर। यानी कि हम लोग डायरेक्ट वे में बात करें तो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है, अनाज के लिए हम लोग पौधों पर निर्भर है, फल
फलों के लिए हम लोग पेड़ों पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं परपोषी कहलाएंगे। और हम लोग जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होकर जो भोजन ग्रहण करते हैं, इस क्रिया को परपोषण कहते हैं। यानी कि हमने बोला वे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, उस क्रिया को क्या कहेंगे? परपोषण। तथा उस जीव को क्या कहा जाएगा? परपोषी। जी हाँ दोस्तों, आप एग्जाम्पल भी देख रहे हो, जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे जीव जंतु जो हैं आपको परपोषी है। अमर बेल की लत्ती आप लोग देखे हैं? एक झाड़ी पर देखिएगा पीला कलर की एक लतरी हुई रहती है, उसमें एक भी पत्तियां नहीं होती। पत्तियां आप नहीं देखेंगे उस पे, केवल लतियां देखेंगे। वो जिस पेड़ पर लतरा हुआ रहेगा ना, उसी पेड़ से वो अपने भोजन को ग्रहण करता है। यूं तो लत्ती से समझ में आता है कि ये होंगे स्वपोषी, लेकिन नहीं, अमरवेल की लत्ती जिस पौधों पर लतरी रहती है उससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए अमरवेल की लत्ती को परपोषी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दे देगा आपके सामने कि निम्न में से कौन क्या कहते हैं, निम्न में से कौन परपोषी के एग्जाम्पल है? दे देगा आम का पेड़, बी में दे देगा लताम का पेड़, सी में दे देगा घिउरा की लत्ती, और डी में दे देगा अमरबेल की लत्ती। क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? अमरबेल की लत्ती। अमरबेल की लत्ती क्या है? परपोषी है। बाकी मैंने जितना भी एग्जाम्पल में दिया है वो सब क्या थे? स्वपोषी थे। तो चलिए दोस्तों, अमरबेल की लत्ती की पहचान एक बार हम आपको बाई फिगर करवाते हैं। आप लोग के सामने यहाँ 4 जो है कि हमने फिगर डायग्राम दिया है। आपको पहचान के बताना है कि कौन स्वपोषी है और कौन परपोषी है। बता सकते हैं आप लोग? क्या बोलेंगे? निम्न में से आप बताइए, ये हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होंगे कि परपोषी? बोलिए। जहाँ से भी हैं आप जो है कि कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर, हम जहाँ से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट में जवाब कीजिए। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए जो भी आप जिनको चाहते हैं कि उनको ऑनलाइन क्लास का एक फ्री में जो है कि उनको सुविधा मिल जाए। ऐसे दोस्तों को वीडियो को जो शेयर करके आप वहाँ तक पहुँचाने का काम कीजिए। और जहाँ से भी हैं आप, वहीं से बैठे बैठे आप हमारा जवाब देंगे। मैं आपके सामने एक पेड़ दिया हूँ, हरे पेड़ आपके एग्जाम्पल में दिया हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि निम्न में से कौन स्वपोषी के उदाहरण है? तो ये जो स्वपोषी के उदाहरण में कौन है? ये हरे पेड़ पौधे। और स्वपोषी के उदाहरण में आप इसको देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया और हरे पेड़ पौधे ये स्वपोषी है। और अच्छा ये बताइए, तो ये जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हो, इसमें बहुत तरह के जीव जंतु आपको एक साथ ग्रुप में दिखाई दे रहा है। अब ये बताएंगे कि ये कौन से जीव है, स्वपोषी हैं या परपोषी हैं? भाई जवाब नहीं आ रहा है। क्या बोलेंगे? परपोषी। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ आप एक झाड़ी देख रहे हैं, इसमें पीला कलर की ये लतियाँ आपको दिखाई दे रही है क्या? ये पीला कलर की ये जो लतियाँ है ना, ये अमरबेल की लत्ती है। ये अमरबेल की लत्ती स्वपोषी है कि परपोषी? परपोषी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ हम आपको और लेकर आगे बढ़ते हैं और परपोषण के भी प्रकार आपको क्लियर करते हैं। दोस्तों, आपको परपोषण का प्रकार आपको मैं बता दूं कि परपोषण के कितने प्रकार हैं भाई। तो परपोषण के 3 प्रकार हैं मुख्य। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है परजीवी परपोषण। पहला क्या बोले हैं? परजीवी परपोषण। दूसरा है मृतजीवी परपोषण। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? प्राणिसम परपोषण। प्राणिसम परपोषण। जरा गौर से ध्यान दीजिएगा तो अभी के अभी इसको क्लियर करूंगा। आप एकदम गौर से ध्यान देकर केवल एक बार वीडियो को देख लीजिए तो आप जहां से भी हो देख के याद हो जाएगा। अलग से आपको कोई भी रटने की तो किसी भी टॉपिक को जरूरत ही नहीं है भाई। बिकॉज रटाफिकेशन इज द नॉट गुड प्रिपरेशन।
इन द एग्जामिनेशन। आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और रट के कर रहे हैं तो वो कभी भी गुड प्रिपरेशन नहीं है, बेस्ट प्रिपरेशन नहीं है। अब बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टॉपिकों को समझिए और समझ के उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्या कि मैंने बताया कि ये जो आपने पढ़ा है कि पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण, परपोषण, जिसमें मैंने आपको बताया क्या कि परपोषण के भी 3 प्रकार हैं, परजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण, प्राणी संपोषण। शब्दों से ही इसका आंसर आप निकालिएगा, एक एक करके हम तीनों समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तीनों को हम एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। नाम आया आपके सामने परजीवी परपोषण। परपोषण से तो समझ में आ रहा है कि किस भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होना होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अब इसमें आ गया परजीवी। पर मतलब होता है पराया, अजीवी मतलब जीव, अपोषण मतलब भोजन, यानी कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होना, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर, पराये जीव पर निर्भर होना। मतलब सर जैसे कि मच्छर को देख लीजिए, ये मच्छर भाई ये देख लीजिए पूरा मूड में है कि ना आज तो भैया भौंकेंगे, आज तो भौंकेंगे। देख रहे हैं ना ये गुंबद देख रहे हैं ना, ये और किसी और चीज से नहीं, खून पी कर ये लाल किए हुआ है जी। खून किसका पिया है? तो हमारा आपका पिया है भाई। मतलब सर मतलब ये कि किसी दूसरे जीव से ये भोजन ग्रहण करके ये अपना जो है ना पेट भर रहा है, यानी कि भोजन के लिए ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, पराये जीव पर निर्भर है। ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ खटमल है, इहो खूने पीने का काम करते हैं। ये देख रहे हो ना, ये बाघ भाई, इसको तो सब जानता है ना भाई, इसको तो सब जान रहे हो ना, बाघ शेर को तो आप लोग जान ही रहे हैं ना। बात देख रहे हैं ना, ये क्या है? भोजन के लिए दूसरे जीव को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, दूसरे जीव पर ये जो है कि भोजन ग्रहण करते हैं। अब बताइए आप, जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे? परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। और इस क्रिया को क्या कहा जाएगा भाई? परजीवी परपोषण। क्या कहा जाएगा? परजीवी परपोषण। यानी वे जीव, कौन जीव? वे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, वे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं, ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। और इस क्रिया को या इस घटना को परजीवी परपोषण कहा जाता है, परजीवी परपोषण कहा जाता है। तो यह आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आपको मैं दूसरा पॉइंट समझाऊंगा, मृतजीवी परपोषण। कौन जीवी भाई? मृतजीवी। मृत जीवी परपोषण, यानी कि वे जीव, कौन जीव बउआ? वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को, मान लीजिए मृत शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी मृत जीव, मृत जीवी का मतलब हुआ मरा हुआ जीव। अब मरे हुए जीव में जिंदा है जीव, तो उसमें जो कार्बन पाए जाएंगे वो कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। लेकिन जैसे मरेगा जीव, जब वो मृत शरीर हो जाएगा तो उसके सेल डैमेज होने लगेंगे, तो सेल के डैमेज होने से जो उसमें कार्बन होगा उसको कहेंगे मृत कार्बनिक पदार्थ। क्या? कौन कार्बनिक पदार्थ? मृत कार्बनिक पदार्थ। यानी मरे हुए जीव में मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। इसीलिए हमने आपको बोला है वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे देख लीजिए ना भाई, यहां देख रहे हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, मरे हुए जीव में बैक्टीरिया ही ना रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, देख लीजिए कोरोना वायरस लाइक दिस, देख रहे हो ना, ये क्या है? मरे हुए जीवों में ये जन्म लेता है। यहां आप देख रहे हैं मशरूम, देखिएगा गंदा हुआ, क्या कहते हैं, गंदा जो मलमूत्र रहता है, गोबर का ढेर रहता है, उस सब जगह पे भूसा का ढेर, इस सब जगह पे आप देखिएगा, इस वो जब सड़ने लगता है, गलने लगता है, अब घटित होने लगता है, तो उस मरे हुए जगहों पर ये जो है कि आप मशरूम को आप देखेंगे। यानी कि वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, ऐसे जीव को मृत जीवी कहते हैं, ऐसे जीव को मृत जीवी कहते हैं। और इस क्रिया को
मरे हुए मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की इस क्रिया को मृत जीवी परपोषण कहा जाता है मेरे बच्चों। तो समझने में दिक्कत है क्या? मैंने आपको क्या बोला है? मृत जीवी यानी मरा हुआ जीव, परपोषण यानी कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होना, यानी कि वे जीव जो भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ, यानी कि वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, ऐसे जीव को मृत जीवी कहते हैं और इस क्रिया को इसे मृत जीवी परपोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल तो आप लोग देख रहे हो, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, सॉरी गाइस, ये मशरूम है, ये भी मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके ये इसका जीवन यापन होता है, ये अपना वृद्धि विकास करती है। ओके, तो चलिए मैं आपको दूसरा पॉइंट क्लियर करने के बाद अब आता हूं तीसरे पॉइंट पर लेकर आपको। तीसरे पॉइंट पर लेकर आते हैं मेरे दोस्त, प्राणी सम। प्राणी में आता है जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी है और जितने भी जो जीव देख रहे हो, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, है कि नहीं, जो मुख्य रूप से शाकाहारी जीव हो, है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जटिल पदार्थों को। सेब है तो सेब एक सड़ जाएगा तो उसमें मृत कार्बनिक पदार्थ हो गया, लेकिन वो फ्रेश सेब है तो देखिएगा एकदम ठोस रहेगा। अगर उस पर उंगली मारिएगा तो उंगली में से देखिएगा, मारने के बाद सेब में से ठक ठक का आवाज आएगा, एकदम रहेगा, सॉलिड सेब रहेगा। तो अगर निशाना बैठा के अगर कहीं मार दीजिए, किसी को अगर लग जाए तो ऐसा है कि लगेगा जी लगा है चोट। अगर वो ठोस है तो, अगर वो सड़ रहा है, गल रहा है, तो वो देखिएगा क्या सड़ा हुआ, गला हुआ, अपघटित हुआ हो, यानी कि वो उसमें मृत जीव जन्म ले लिया है और उसमें जो क्रिया हो रही है भोजन का, वो मृत जीवी परपोषण की क्रिया हो रही है। परंतु अगर वो ठोस है, सड़ा नहीं है, तो उसको वो ठोस पदार्थ खाने में आप जैसे दांत से आप चबाओगे तो वो कुरकुर का आवाज आएगा, लगेगा कि फ्रेश ताजा सेब है, तो आवाज भी उसका उस हिसाब से आपको जरूर मिलेगा। क्यों भाई? तो मैंने आपको बोला कि हाँ, इसलिए क्योंकि जितने भी प्राणी है ना, वो सारे जीव जो है, जो प्राणी है, वो ठोस को ही जटिल कहा जाता है। ठोस या जटिल में कैसा पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो वे जीव जो ठोस या जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणिसम परपोषण। उसे बउआ क्या कहते हैं? प्राणिसम परपोषण। तो आप लोग बोल सकते हैं मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला है कि जितने भी जीव हैं, वे जीव जो ताजा और फ्रेश पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसमें जो ठोस होते हैं, जो जटिल होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ऐसे ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की जो क्रिया है, यह क्रिया कहलाती है प्राणिसम परपोषण। जैसे आप देख सकते हैं, मनुष्य क्या है? प्राणी संपरपोषण की क्रिया करता है। आप देख रहे हैं गाय कौन सी क्रिया करती है? तो ये भी प्राणी संपरपोषण की क्रिया करती है। देखिए भैंस और भैंस के बच्चा दोनों जो है कौन सी क्रिया करेगा? तो प्राणी संपरपोषण की क्रिया करेंगे। यहाँ देख लीजिए क्या सफेद घोड़ा है भाई, है कि नहीं? तो ये कौन सी क्रिया करेंगे? चना खाता चना, है कि नहीं? एकदम फ्रेश ताजा, इसीलिए ये भी प्राणी सम परपोषण की क्रिया करेंगे। तो मैं आपको आज के क्लास में समझाया है कि जय प्रक्रम क्या है, फिर मैंने आपको बताया है कि पोषण क्या है, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास चला है, जिसमें हम आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। मैंने आपको जय प्रक्रम, पोषण के प्रकार, स्वपोषण और परपोषण, फिर परपोषण के प्रकार, परपोषण के 3 प्रकार। पहला मैंने आपको बताया है परजीवी परपोषण, दूसरा मृतजीवी परपोषण और तीसरा प्राणी संपरपोषण। यानी कि मैंने आपको ये इतने टॉपिक आपको आज के क्लास में क्लियर किया है। इसी से रिलेटेड मैं अब आपको प्राणी संपरपोषण के 5 चरण है, जिसका एक वीडियो बना के डालूंगा। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण
और बहिष्करण जो और उससे संबंधित उसकी रचना, प्राणी संप्रपोषण के यानी कि पूरा पाचन तंत्र के जो बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम आपको देंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक और कमेंट करें, और यदि आपको लग रहा है कि आपको इस चैनल के माध्यम से बेनिफिट मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करावें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।